बच्चों, हम पाठ 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव पढ़ रहे हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा है विद्युत अवयवों के प्रतीक कैसे लिखते हैं हम, और हम कैसे बैटरी बनाते हैं, सेलों को कैसे संयोजित करना है। हमने विद्युत परिपथ का आरेख चित्र बनाना सीखा। उसके बाद हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा और हमने उसमें युक्ति देखी विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आगे पढ़ते हैं। आज बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं, जैसा कि चित्र 14.12 में दिखाया गया है। ये देखिए बच्चों, विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। बच्चों, इसका परीक्षण करने के लिए हम क्रियाकलाप 14.4 करेंगे। पहले हम ये पढ़ते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बलों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्युक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है बच्चों, क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकाएं, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट तथा सहज प्रतिलिप्त बल्ब CFLS इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सहज प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं बच्चों। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। देखो बच्चों, चित्र में दिखाया गया है 14.13 में विद्युत बल्ब, ट्यूब लाइट, CFL और LED ऐसे विद्युत संयंत्र तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए निर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है, जो कि विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए बच्चों। क्रियाकलाप 14.4 पढ़ेंगे। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया था, उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात ऊर्न, स्टील वूल तक के तार या पतली लड़ी बांधिए। इस्पात ऊर्न के जूने का प्रयोग प्राय रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा यह किराने की दुकानों पर उपलब्ध होता है बच्चों। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस्पात ऊर्न के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है। क्या इस्पात ऊर्न का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है बच्चों। ये देखिए, चित्र 14.14 में विद्युत सानिध्रों में उपयोग होने वाले फ्यूज दिखाए गए हैं बच्चों। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है, जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अदीप्त हो सकती है, जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति अथवा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। तो बच्चों सावधानी है इसमें कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों को नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं।
विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघुपथन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण है एक ही सर्किट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघुपतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए गए जाते हैं, जैसे कि चित्र 14.14 और चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं बच्चों? आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों एमसीबीज का उपयोग होता है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी आईएसआई चिन्ह अवश्य देखें। सावधानी, सदैव आईएसआई चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हम पढ़ते हैं 14.3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्रियाकलाप 14.5 उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है बच्चों? चित्र 14.18 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड वैज्ञानिक की तस्वीर दिखाई गई है बच्चों। इस प्रकार के परीक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया था। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और बच्चों इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे करके देखें। तो बच्चों हम पढ़ते हैं 14.4 विद्युत चुंबक। क्रियाकलाप 14.6 लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील अथवा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ इनेमल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील की सिरे से चिपके हैं? ये देखिए बच्चों, कील पे तार लपेटकर इसको विद्युत चुंबक बना दिया गया है और इसमें से धारा प्रवाहित करने पर ये जो कील हैं, कील के साथ पिन जो हैं वो चिपक गई हैं। तो बच्चों
याद रखिए, इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं बच्चों। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र याद हैं? इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरों पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो बच्चों, अब हम विद्युत घंटी के विषय में पढ़ेंगे। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 14.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है बच्चों। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है बच्चों। पर यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटों से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती बच्चों। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है बच्चों। यह चित्र 14.20 में विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ दिखाया गया है बच्चों, ध्यान से देखिए। इसी के साथ बच्चों ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है। आशा करती हूँ आपने ध्यान से समझा होगा। धन्यवाद।